हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। ये नया चैप्टर है, अभी तक चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर 6 आज से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 का आज पहला लेक्चर है। चैप्टर 6 में हम लोगों को पढ़ना है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर वाले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन ये चैप्टर फिजिक्स 2 में भी है, इसलिए मैकेनिकल फर्स्ट ईयर के लिए भी ये पढ़ना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, बीजेटी क्या होती है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैकेनिकल फर्स्ट ईयर ने अभी इसको नहीं पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर के लिए ये एज अ रिवीज़न रहेगा और मैकेनिकल फर्स्ट ईयर को इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो आप लोग एकदम ध्यान से इससे पढ़िए, और अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना है कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी चीज़ें, प्रकृति में पाई जाने वाली वे सभी चीज़ें जिनमें कुछ भार होता है, द्रव्यमान होता है अथवा आयतन होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि गैस हो गई, ठोस पदार्थ हो गए ना, द्रव पदार्थ हो गए, जैसे कि जल हो गया, पत्थर, मिट्टी, हवा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब द्रव्य हैं या मैटर हैं या पदार्थ हैं। देखिए, द्रव और द्रव्य, देखिए दो चीज़ें होती हैं, द्रव और द्रव्य। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। द्रव हम लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। इसका मतलब होता है लिक्विड और इसका मतलब होता है पदार्थ। तो अगर मैं द्रव बोलूँ तो आप समझिए कि मैं लिक्विड के लिए कह रहा हूँ, अगर मैं द्रव्य बोलूँ तो समझिएगा मैं पदार्थ के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती है। पदार्थ या द्रव्य प्रकृति में पाई जाने वाली वे सभी चीज़ें या वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं तथा जिन्हें हम स्पर्श कर सकें अथवा देख सकें, पदार्थ कहलाती हैं। ठीक, तो ये हो गई डेफिनेशन कि प्रकृति में पाई जाने वाली वे सभी चीज़ें जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं तथा जिन्हें हम स्पर्श कर सकें अथवा देख सकें, पदार्थ कहलाती हैं। तो ये पदार्थ की परिभाषा हो गई। अब अगर हम पदार्थ के टाइप्स पे जाएं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ, इनका वर्गीकरण क्या होता है, तो पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, देखिए यहाँ पे ये द्रव जो लिक्विड के लिए यूज़ होता है, ठीक, और गैस। तो ये 3 प्रकार होते हैं पदार्थ के, ठोस, द्रव और गैस। तो हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, और मुझे लगता है आपको ये पता भी होगा। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि उनका आकार और उनका आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है ना। और उसके अलावा ठोस में क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठोस के अणु बहुत अधिक पास होते हैं, ठोस के अणु बहुत अधिक पास होते हैं। अगर द्रव की बात करें तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। इसे हम जिस बर्तन में रखते हैं ये उसी का आकार ले लेता है। अगर हम जो हमारे पास अगर कोई लिक्विड है, अगर उसका हम पात्र बदल दें तो वो जिस पात्र में उसको हम डालेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन उसका आयतन निश्चित रहेगा। अगर वो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा।
अगर गैस की बात करें तो गैस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना आयतन निश्चित होता है। तो द्रव में क्या होता है कि द्रव के जो कण होते हैं वो ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं, लेकिन जो गैस के कण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस होता है ठोस, द्रव और गैस में, ठीक है ना। जैसे ठोस पदार्थ क्या करता है, उसको अगर हम गर्म करते हैं तो फैलता है ना, द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो भी फैलता है, गैस को गर्म करते हैं तो वो भी फैलता है, लेकिन ठोस जो होता है वो थोड़ा कम फैलता है। द्रव जो होता है वो ठोस की तुलना में थोड़ा अधिक फैलता है, और गैस जो होता है वो बहुत अधिक फैलता है। तो ये सब इनके बेसिक डिफरेंसेस हैं इनमें, ठोस, द्रव और गैस में। लेकिन जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है, और गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। अब इसके बाद हमें जो मेन चीज़ पढ़नी है, जो थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है ठोस पदार्थ का वर्गीकरण उसकी चालकता के आधार पर। मतलब चालकता का मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसके बेसिस पे हम ठोस को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो चालकता के आधार पर ठोस का वर्गीकरण ना, अगर हम चालकता के आधार पर ठोस को वर्गीकृत करें तो ठोस 3 प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा? पहला हो जाएगा चालक। चालक को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंडक्टर। दूसरा क्या हो जाएगा? कुचालक। कुचालक को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, वो होता है सेमीकंडक्टर या अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर। तो जो हमारे पास चालकता के आधार पर अगर हम ठोस को वर्गीकृत करें तो चालक, कुचालक और अर्धचालक 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो अगर हम चालक की बात करें, देखिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में आपको एकदम डिटेल में इसके एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे इसमें जो डिफरेंस होता है वो आपको बताऊंगा। इस लेक्चर में बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना है कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, फिर ठोस को हम उसकी चालकता के आधार पर किन किन भागों में बांट सकते हैं। तो हमें बस इस लेक्चर में इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है, जिससे कि आपका एक बेस बन जाए इस चैप्टर को लेके। तो अगर चालक की बात करें तो चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है। कौन सी करंट? वैद्युत करंट या इलेक्ट्रिक करंट। यानी चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है। अब चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक क्यों होता है? तो उसका कारण होता है कि चालक पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिस कारण इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है। अब अगर कुचालक की बात करें तो कुचालक पदार्थों में वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। इसका रीज़न क्या होता है? इसका मेन रीज़न ये होता है कि कुचालक पदार्थों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो मुक्त आवेश होते हैं वो पाए नहीं जाते हैं। अगर किसी भी पदार्थ में मुक्त आवेश नहीं पाए जाएंगे तो उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो उसी के फलस्वरूप वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं है गति करने के लिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो यहाँ पर वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है कुचालक में। अब अगर हम अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक क्या होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट जो ठोस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास पदार्थ है वो अर्धचालक है, ठीक है ना। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में इनमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, कोई भी वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन अगर इनका हम ताप बढ़ा दें तो इनमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी हम कह सकते हैं कि इनकी जो चालकता है वो चालक पदार्थों से कम होती है, लेकिन कुचालक पदार्थों से अधिक होती है। और मेनली जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनका यूज़ हम लोग डायोड बनाने में या ट्रांजिस्टर बनाने में, ठीक है ना,
या एम्पलीफायर बनाने में, इन सब चीज़ों में हम अर्धचालक का प्रयोग बहुत ही व्यापक रूप से करते हैं। चालक पदार्थों का प्रयोग कैसे करते हैं? चालक पदार्थ एज ए कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं, और जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनको हम वैद्युत रोधी, जो मतलब जैसे मान लीजिए जो कॉपर की वायर होती है उस पर जो प्लास्टिक का कवर चढ़ा रहता है, तो वो प्लास्टिक कैसा है? वो कुचालक पदार्थ हो गया। तो इनका प्रयोग हम वैद्युत रोधी पदार्थ के रूप में करते हैं, ठीक है ना। तो चालक पदार्थों के एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे सोना, चांदी, ना, कॉपर, ये सब क्या है? ये चालक पदार्थ के उदाहरण हैं। कुचालक पदार्थ के उदाहरण क्या हैं? जैसे रबर, प्लास्टिक, कांच, ना, ये सब कुचालक पदार्थों के एग्जाम्पल है। अर्धचालक में हम मेनली क्या यूज़ करते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक पदार्थों में मेनली हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ करते हैं। तो जो अगला लेक्चर होगा हम लोगों का, उसमें हम चालक, कुचालक, अर्धचालक पदार्थों की परिभाषा, मतलब इसकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और इनके गुण क्या होते हैं वो बताऊंगा, और एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर इसकी व्याख्या करूंगा कि चालक, कुचालक, अर्धचालक पदार्थ एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर कैसे अलग अलग किए जा सकते हैं। तो मैं एनर्जी बैंड डायग्राम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं इस लेक्चर में। एनर्जी बैंड डायग्राम में देखिए 2 लेवल होते हैं, दो बैंड होते हैं इस तरीके से। ये ऊर्जा के स्तर को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये जो नीचे वाला बैंड है इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, और इसको, ये जो ऊपर वाला बैंड है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और ये बीच का जो गैप है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये पूरा हमारा एनर्जी बैंड का डायग्राम है, जिसमें ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और इनके बीच का गैप है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो जब इलेक्ट्रॉन्स, पहले देखिए कोई भी पदार्थ हो, कोई भी तत्व हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले वैलेंस बैंड में होते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होंगे तब तक उसमें करंट का प्रवाह नहीं हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं, तभी उनमें वैद्युत धारा का प्रवाह संभव होता है। लेकिन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें एनर्जी देनी पड़ती है, उन्हें ऊर्जा देनी पड़ती है, और वो ऊर्जा कितनी होती है? वो ऊर्जा फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर होती है। मतलब कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जितना गैप पाया जाएगा हमें उतनी ही ऊर्जा देनी पड़ेगी।